आवाज भी अब क्लियर है। डीके पांडे सर, क्या जो अजय ने बातें सामने रखी हैं, मेरा सवाल आपसे भी वही है। जो जिस तरीके से हमले हुए हैं, पुंछ का हमला, रियासी का हमला और कठुआ का हमला, पैटर्न सेम है। व्हीकल के ऊपर अटैक किया गया, पहले ड्राइवर को इन्होंने निशाना बनाया, उसके बाद जब व्हीकल डीरेल हुआ या व्हीकल वहाँ पर खाई की तरफ या किनारे लुढ़का, उसकी रफ्तार में असर आया, फिर उसके बाद बाकी उन्होंने फाइनल असॉल्ट करना वहाँ पे शुरू किया। क्या ये वाकई टेररिस्ट लगते हैं आपको? क्या ये वाकई अनपढ़ टेररिस्ट जिन्हें रिलीजियस बेस पर जिनका ब्रेन वॉश होता है और हथियार पकड़ाकर भारत में भेज दिया जाता है, या फिर ये बैट का हिस्सा लगते हैं, पाकिस्तानी रेगुलर फोर्स हैं ये, जो कि भारत में इस तरीके से कैमोफ्लेज बनाकर आते हैं और अंजाम देकर फिर वहीं कहीं जंगल में छुप जाते हैं? देखिए, 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात कि अगर आप वो देख रहे हैं जो आपके सामने दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो क्या है? जो ये घटनाओं का क्रम देखिए। घटना 9 जून को होती है जब भारत में नई सरकार शपथ ले रही होती है। घटना तब होती है जब हमारी यात्रा की तरफ लोग जाने लगते हैं। घटना तब होती है। मुझे लगता है ग्रुप कैप्टन डीके पांडे के साथ एक बार फिर तकनीकी थोड़ा सा डाटा की समस्या आ रही है। मैं एक बार फिर उनका रुख करूंगा, लेकिन यूके देवनाथ सर, यही सवाल आपके लिए भी मैं रखूंगा। एनआईए की टीम वहां पर है, वो सारे मामलों को देखते हुए इसकी जांच कर रही है, पिन पॉइंट करने की कोशिश करेगी कि कौन इसके पीछे मेजरली जिम्मेदार है, किन लोगों ने यहाँ सपोर्ट किया। यूजीडब्ल्यू के तौर पर ओजीडब्ल्यू कौन कौन है यहाँ पर जिनको अब टारगेट किया जाना जरूरी है? क्या आपको लगता है कि ये टेररिस्ट है या आप कुछ और सोचते हैं? खुद को अनम्यूट कर ले सर। इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर में 100 में से 99 लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं और वो कश्मीर में रहते हुए बहुत ही संपूर्ण तरीके से खुश हैं। उनको भारत की डेमोक्रेटिक सिस्टम समझ में, भारत में कोई विरोध प्रकट करना है तो उसका एक डेमोक्रेटिक तरीका है। दिक्कत ये आ रही है कि कश्मीर में 100 में से एक भ्रमित या मिसगाइडेड यूथ है जिसको कि पाकिस्तानी के लिए रिक्रूट कर लेते हैं। अब लोकल सपोर्ट कश्मीर में बहुत ही लिमिटेड है। मैं खुद कश्मीर में 4 साल था और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि 100 में से इक्का दुक्का लोग ही ऐसे होते हैं जो कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज के चुंगल में आकर या शायद कुछ लालच से पाकिस्तान के एजेंट्स जो हैं, गुर्गे हैं, उनकी मदद करते हैं। एनआईए जो ऑन ग्राउंड है वो एक बहुत बृहद यानी बड़ी मैक्रो पॉइंट से पूरे सिचुएशन का एनालिसिस करती है। दिक्कत क्या है ऑन ग्राउंड? दिक्कत ये है कि जो ग्राउंड में जो इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है, वो तो आती रहती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की रिपोर्ट आती रहती है, लेकिन जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है यानी गांव के लोग जो आके हमें कुछ बताते हैं। देखिए, गांव में गांव की पंचायत है, गांव में गांव के जो विलेज डिफेंस कमेटी हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि जागरूक रखें कि वो आके हमें बताएं कि क्या गांव के आसपास कोई अनजान आदमी घूम रहा है। पूरी चीज यहीं से शुरू होती है। पहाड़ों पे चरवाहे घूमने जाते हैं, बकरवाल जो हैं वो हमेशा रात के टाइम में भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं, मवेशियों के साथ नीचे नहीं आते हैं। तो पहले एक जमाना ऐसा था जब बकरवाल आकर बताते थे फौज को या पुलिस को कि साहब हमने फलाने जगह पर कुछ लोगों को देखा है, उनको हम पहचान नहीं पाए और लगता है कि उनके पास जरूरत से ज्यादा सामान है। ये समझना पड़ेगा कि गांव वाले चरवाहे जब ऊपर जाते हैं पहाड़ों में या जंगलों में तो थोड़ा बहुत सामान लेके जाते हैं। एक बोतल पानी ले गए, एक पोटली में बांध के खाना ले गए। लेकिन जैसे ही गांव वाले किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास पान है तो और जो वेपन है वो ऑब्वियसली दूर से विजिबल हो जाता है, चाहे वो ग्रेनेड लॉन्चर हो, चाहे वो एक राइफल हो, कितना भी वो उसको चद्दर में लपेट ले। तो गांव वाले आके जो खबर देते थे, खबरिये जो होते हैं, उस तंत्र को शायद डेवलप करना पड़ेगा, फिर से उसको तवज्जो देनी पड़ेगी।
यही एकमात्र तरीका है इन ऊंचे ऊंचे रिमोट एरियाज में आतंकवादियों को पहचानने का। जी। चलिए, गांव वालों का वो तंत्र, इन भेड़ चराने वालों का वो तंत्र, आप कहना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो सिस्टम जो कि सीसीटीवी सर्विलांस से अलग सिस्टम था और जिसमें टाइम लगता था, वो सिस्टम भारत ने अपनाना शायद छोड़ दिया, जिसके चलते अब ये जानकारियां भारत के पास नहीं है। इसलिए लोगों में विश्वास पैदा करना होगा, लोगों के ज़रिए टिप ऑफ लेने होंगे और फिर उसे डेवलप करके आतंकवादियों को उनके अंजाम पर पहुंचाना होगा। डीके पांडे सर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। उम्मीद है कि हम उनका एनालिसिस अब बिना रुके जान पाएंगे। डीके पांडे सर, सवाल तो आपसे काफ़ी कर चुका हूं, अब आपको समय देता हूं। डिटेल्ड एनालिसिस आपका क्या कहता है, आखिर पाकिस्तान सक्सेस क्यों पा रहा है हमें चोट और घाव देने में? अभी से आप बड़ी बात नहीं हो पाई। मैं 3 बातें कहना चाहूंगा कि हमको वो दिखाया गया है जो हम देख पा रहे हैं कि घटना हुई, फायरिंग हुई और वो हेयर पिन टर्न पर हमारी गाड़ियां जाती। देखिए, वो हेयर पिन टर्न जो होते हैं, वहां किसी भी कितना भी उस्ताद ड्राइवर हो, कितना भी उस्ताद महारत हासिल किए हो, उसको वहां पर रुकना ही होगा, स्पीड अपनी कम करनी ही होगी। तो आतंकवादी जो है, इनकी जो ट्रेनिंग हमें सभी को पता है कि आईएसआई के माध्यम से हो रही है और बड़े प्रोफेशनल तरीके से हो रही है, ताकि उनको पता है कि कहां उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर टारगेट को बिना सेकंड अटेम्प्ट के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनको चोट पहुंचानी है। तो इनको मद्देनजर देख के वो ताक में थे और उन्होंने अटैक किया। जब जो महत्वपूर्ण बात है जो सामने आ रही है कि पहला अटैक जो होता है वो 9 जून को होता है, जब हम नई सरकार का स्वागत कर रहे होते हैं, शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो सबका ध्यान नई सरकार की बजाय आतंकवाद की बजाय प्रयास पहला। दूसरा प्रयास, जब हाथरस की घटना होती है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और संसद में सब लोग बिजी हैं देश के आगे कैसे प्रगति उसके बारे में, तब वो घटना। तीसरी घटना होती है जब भारतीय प्रधानमंत्री जाते हैं रशिया और वहां एक नई छवि पैदा होने जा रही है। पहला विजिट थी भारतीय प्रधानमंत्री की रशिया किसी भी मुल्क में, और वो भी हम लुक नेबरहुड की जगह हमने पॉलिसी में बदलाव करके और वो विदेश यात्रा में गए। तो ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। और स्पेशली पाकिस्तान के लिए दिक्कत ये हो गई कि घाटी में, जिसको कि हम कश्मीर इलाका कहते हैं, वहां पर आतंकवाद का बिल्कुल बहुत जबरदस्त चोट पहुंचाई गई। जिस प्रकार से हमारे जेएनके पुलिस के साथ साथ भारतीय सेनाओं ने कड़ा मुकाबला किया आतंकवादियों का, लगभग अगर आप ध्यान दें, अगर विश्लेषण करें, तो उनकी संख्या जो आतंकवाद की घटनाओं की थी वो काफी कम हो गई थी। यकादका ही एक कार्यक्रम होते थे। लेकिन अब जम्मू के अंदर जब ये सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि वहां पर हालांकि मौजूद भी इतना घना जंगल है कि उसके अंदर से आप नीचे से जो फेंसिंग है उसके नीचे से आप ताला बना सकते हैं, छोटा मोटा रास्ता बना सकते हैं और उसके साथ आ सकते हैं। अब रही बात जो तीसरी जो महत्वपूर्ण है कि घर का भेदी लग्गा ढाए, जो हमारे यहाँ जो भेदिए छुपे हुए हैं, जो बताते हैं, उनको गाइड करते हैं। देखिए, वो टेरेन में मैं खुद ऑपरेट किया हूं, मैं उस इलाके में, पुंछ सेक्टर में, उसमें, और इतना मुश्किल होता है। अगर आप कितने भी जानकार हो, कितनी बार भी उस रास्ते पाए हो, पता लगता है कि ये कहाँ हो गया। जिस प्रकार रेगिस्तान में होता है कि रेगिस्तान में आप धूल के जो आंधियां चलती हैं और रास्ते जो हैं वो मिक्स आते हैं, मिलते हैं। इसी प्रकार से वहाँ ग्रोथ इतनी होती है, हरियाली इतनी होती है, पानी बरस गया अगर, बारिश बहुत वहाँ पर कॉमन फैक्टर है, तो वहाँ आराम से लोग जो है वो इधर उधर भटक सकते हैं। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनका जो नेविगेशन सिस्टम है वो बहुत ही माना हुआ है, बहुत ही एकदम एक्सपर्ट है वो, उसमें कोई चूक नहीं होती। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को नजर रखनी होगी इन लोगों को पकड़ने पर। ये जो जयचंद हमारे बीच में छुपे हुए हैं हमारे पड़ोस में, बैक उनको टू द पकड़ने की बेसिक्स की आप बात कर रहे हैं, वापस लौटना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से भी कहीं ज्यादा वो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट, पर्सन टू पीपल जो इंटरेक्शन है, उसके जरिए अब आगे बढ़ना होगा। कि पाकिस्तान, आपने मौके सही बताए, प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं तब हमला होता है, प्रधानमंत्री बाहर गए तब हमला होता है। यानी भारत की जो इमेज बन रही है, उस इमेज के सामने ये टेरर की इमेज कहीं ज्यादा बड़ी होके बने, और इसके चलते ये सारी चीजें की जा रही है। लेकिन अजय का रुख कर लेता हूं। अजय, एनआईए की टीम मौके पर है, इलाके को कॉर्डन ऑफ भी किया गया है, सर्च भी वहां पर चल रही है। ऐसा बताया गया कि 3 से 4 टेररिस्ट हो सकते हैं, लेकिन ये फॉरेन टेररिस्ट हो सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इसमें जम्मू या कश्मीर रीजन से कोई टेरर का हिस्सा बना हुआ इसमें शामिल हो। किस तरीके से ट्रैक किया जा रहा है? जांच के साथ साथ वो लोग हैं और जिंदा हैं, कहीं छुपे हुए हैं, इससे पहले कि अगला वो कोई अपना ऑपरेशन अंजाम दें, कैसे उनको ढेर किया जाएगा? वो ड्रोन, वो हेलीकॉप्टर, वो क्या कुछ हो रहा है वहां? हेलो,
चलिए, अजय जांडियाल का संपर्क हमारे साथ टूट गया है इस वक्त। यूके देवनाथ का मैं रुख कर लेता हूं। यूके देवनाथ जी मेरे साथ। यूके देवनाथ जी, अब कैसे उनको ट्रैक किया जाएगा? 3 से 4 टेररिस्ट बताए जा रहे हैं। जी, इनको ट्रैक करने के लिए जैसे आपने बताया ड्रोन की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, स्निफर डॉग्स लगाए गए हैं। आर्मी के पास भी स्निफर डॉग्स हैं, बीएसएफ के पास भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि सिग्नल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास ऐसे सिस्मिक सेंसर्स हैं कि अगर ये आतंकवादी पहाड़ पे कहीं पे चल रहे हैं और जमीन वेव है उसको एक सेंसर कैच कर लेता है और कंट्रोल सेंटर में भेज देता है। इसी तरह वहां पर हमने पहाड़ के ऊपर एकॉस्टिक सेंसर्स भी लगाए हुए हैं, जिसके तहत अगर वहां पर कोई आवाज होती है, फुसफुसाहट होती है, तो ये ये सीस्मिक सेंसर्स का इस्तेमाल अब तक क्यों नहीं हुआ? ये सारी चीजें हो गई, क्या ये सीस्मिक सेंसर्स सेलेक्टिव जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर इनको अक्रॉस द वैली, अक्रॉस जम्मू रीजन इस्तेमाल किया जा रहा है? जी हाँ, देखिए एक लॉजिस्टिक्स इशू है। सिस्मिक सेंसर्स होने चाहिए, यस। एकॉस्टिक सेंसर्स होने चाहिए, यस। इंफ्रारेड सेंसर्स होने चाहिए, यस। वन विभाग के पास भी ये सारे सेंसर्स होते हैं। तो सेंसर्स जो हैं, जाहिदाबाद है कि दरकार होती है 1000 सेंसर्स की या 500 सेंसर्स की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक्स कन्वीनियंस है या इनकन्वीनियंस है, फाइनली मिलते हैं सिर्फ 50, 30 या 20। तो जहां पर आपको 500 सेंसर्स लगाने हैं पहाड़ों के ऊपर, आपको मिलते हैं 50। तो लोकल जो कमांडर है वो अपने हिसाब से अपने जवान और जेसीओस की मदद से एक आंकलन करता है, टेक्निकल एप्रिसिएशन करता है कि वहां पर पहाड़ों पे जो पगडंडियां हैं वो कहां से कहां जा रही हैं, और शायद अगर आतंकवादी आएगा वो रात को कहां से कहां किस पगडंडी से जाएगा। तो क्योंकि 500 आपको पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिए, अब आपके पास 500 सेंसर्स हैं नहीं हैं 50, तो आप गिन गिन कर जो वो रीजन पहले चुना जाता है जहां सबसे ज्यादा, जहां से टेरर हो सकता है, सबसे ज्यादा खतरा जहां से हो सकता है। लेकिन टेरेन ऐसा है। अजय मेरे साथ एक बार फिर जुड़ गए। अजय, एनआईए जांच अपनी कर रही है। अभी यूके देवनाथ सर कह रहे थे कि हमें सीस्मिक सेंसर्स की जरूरत है, हमें इंफ्रारेड सेंसर्स की जरूरत है, एकॉस्टिक सेंसर्स की जरूरत है, जिससे जंगलों में टेररिस्ट की जो पोजीशन है, जैसा आप भी कई बार बता चुके हैं अजय, कि ये गुफाओं में छुप जाते हैं इस तरह की एक्टिविटीज को करने के बाद, शायद हमें फिर किसी और एक्टिविटी के होने पर ही पता चलेगा कि ये अभी एक्टिव हैं। तो कैसे इनको ट्रैप किया जाएगा? जो जानकारी आपके जरिए आई है, 3 से 4 फॉरेन ओरिजिन बेस्ड टेररिस्ट कठुआ में अभी हैं। देखिए, बिल्कुल ये तादाद जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वो है जो जिन्होंने आतंकियों ने इस सेना के काफिले पर हमला किया था। मगर अगर बात की जाए तो कठुआ, डोडा, किश्तवाड़ का जो इलाका पड़ता है, यहाँ पर बसंतगढ़ का इलाका पड़ता है उधमपुर का, यहाँ पर लगभग 8 से 10 आतंकी सक्रिय हैं और लगातार जंगल के इलाकों में अपनी पैठ बनाए हुए हैं। दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज सुरक्षा बलों के लिए है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, क्योंकि जो एक उपकरण है उसका इस्तेमाल हो रहा है, हेलीकॉप्टर का, ड्रोन का, सिस्मिक सेंसर्स का, बाकी गैजेट्स का इस्तेमाल तो हो रहा है, मगर ह्यूमन इंटेलिजेंस की कमी है। आपको बताऊं, हम खुद जब इस इलाके में गए हैं जहां पर ये आतंकी हमला हुआ था, वहां पर आम लोग जो हैं वो मीडिया से, सुरक्षा बलों से उस तरह से चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसमें वजह एक जो हो सकती है, क्योंकि उनको भी इस चीज़ का डर रहता है कि आतंकी जो हैं वो किसी भी तरीके से उन लोगों को भी निशाना बना सकते हैं। तो वो एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिस कारण जो आशंका है कि आतंकी जो हैं वो किसी भी तरीके से जब हमला करते हैं उसके बाद कहीं गुफाओं में छुप जाते हैं, जिसके चलते उनको वापस ट्रेस कर पाना मुश्किल है। मगर कितनी देर, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, क्योंकि आतंकी आज नहीं कल निकलेंगे। जब भी बाहर निकलेंगे उनको घेरा जाएगा, उनको मार गिराया जाएगा, क्योंकि अब एक चीज़ तो साफ हो गई है कि आतंकियों ने इस इलाके में हमला करने के बाद अपनी अगला जो ठिकाना कहां बनाया है वो उस ठिकाने तक 2 दिनों में कहां पहुंच सकते हैं, उस पूरे इलाके को घेर कर रखा गया है। तो उसी जंगल में छुपे होंगे, तो जल्द इनको मार गिराने के लिए कोशिश की जा रही है। हालांकि गुफाओं का इस्तेमाल करके, जंगलों का इस्तेमाल करके आतंकी जो हैं वहां छुपते हैं। मुझे अपने देश की सेना और अपने देश में
किसी भी हिस्से को लिए जा रहे सरकार की तरफ से फैसले पर शक कोई नहीं है, लेकिन मुझे जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के बयान सामने आते दिखते हैं कि उनके खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी जब आतंक मचाती है तो उनके आतंकवादियों को मारने के लिए वो अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक और अफगानिस्तान में सैनिक कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, तो भारत इतनी गंभीर पाकिस्तानी हरकतों के बावजूद क्यों सीज फायर का दामन पकड़कर बैठा है, इस पर गुस्सा जरूर आता है। आप सभी लोगों ने वक्त निकाला, एनालिसिस सामने रखा, लेकिन ये चेतावने वाला पहलू और वक्त सबके लिए है। देश के इस हिस्से में आतंकवादी अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को डिरेल करने के लिए, चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। एक कड़ा और बड़ा फैसला शायद वाकई सबका इंतज़ार कर रहा है। उम्मीद है जल्दी ही सरकार वो भी लेगी। बहुत